कल बड़ा ही स्पेशल तारीख था 22/2/2022 और संजोग से मैं आपका क्लास कंटिन्यू नहीं किया उस दिन। सोचा स्पेशल डे है तो छुट्टी ले लेता हूँ। दरअसल कल कुछ काम था इसलिए नहीं ले पाया क्लास। आज 23 है और आज की क्लास में हम आपको अटलांटिक और हिंद महासागर का बॉटम बताने वाले हैं, वो भी एक साथ। अटलांटिक और हिंद महासागर का नितल। कल दो बच्चों का एक अलग रिक्वेस्ट आया था। एक तो अपने त्यागी जी का कॉमन रिक्वेस्ट है कि सर अभी तक नहीं पढ़ाए, कब से हमको बोल रहे हैं कि भूवैज्ञानिक टाइमलाइन बता दीजिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल बता लीजिए। सोचते हैं कि कल बता ही लें, तो कल आपको कंफर्म है, डन, घोषित क्लास है कि कल हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे। और एक गुड़िया है अपनी सोनी हांसदा, उसका रिक्वेस्ट आया था कि भैया आप जो ओशियन बॉटम बताए उसका क्वेश्चन कैसे लिखना है और उसमें आंसर कैसे लिखेंगे वो थोड़ा एक बार बता देते। देखिए दोनों ही बातें बता देता हूं कि आपको परीक्षा में जो आएगा प्रश्न वो ऐसा नहीं आएगा कि महासागर के नितल का वर्णन करें। वो समझाने के लिए दिया था। परीक्षा में दो ही क्वेश्चन यहां से आता है, हिंद महासागर के नितल का वर्णन करें, या फिर क्वेश्चन दे देता है अटलांटिक। ये ज्यादा आता है, 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बाकियों से, क्योंकि दुनिया का एकमात्र ओशियन है जो किसी देश के नाम पे है और वो है इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन वाला क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है। इसका नितल पूछ सकता है, या दूसरा क्वेश्चन अटलांटिक महासागर या अंध महासागर या आंध्र महासागर का नितल पूछ सकता है। यही तो पूछता है। तो आप कहेंगे फिर वो क्यों पढ़ाए भैया जब वो पूछता ही नहीं है। तो कभी कभी उनको भी पढ़ना पड़ता है जो पूछता नहीं है, उसको पढ़ने के बाद ही ये समझ में ज्यादा बेहतर आएगा। कॉमन फीचर्स समझ लेते हैं तो फिर स्पेशल फीचर्स समझने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, कॉमन फीचर्स समझना बहुत जरूरी है। और क्या केवल कॉमन फीचर्स, मतलब जो जो चीजें, वो सभी समुद्र का एक जैसा जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो हमने पढ़ा था, उसके ओरिजिन को समझा था ताकि हमें पूरा समुद्र विज्ञान का बेस समझ में आ जाए। वो समुद्र विज्ञान का बेसिक कंपोनेंट था, उस पे प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन उसका उपयोग हम कर सकते हैं जब हम इंडियन लिखें, हम जब अटलांटिक लिखें। क्योंकि जब हम इंडियन पढ़ेंगे, अटलांटिक पढ़ेंगे, तो वहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ को डिफाइन नहीं करेगा वो किताब, सीधे बता देगा कि इंडियन का कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये है, इंडियन का कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो है, इंडियन का कॉन्टिनेंट, मतलब जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज थे वो तकनीकी शब्द थे जिसकी एक आधारभूत समझ बनानी जरूरी थी, तभी हमें यहां हम न्याय कर पाएंगे हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर पर। यहां हमें सीधे कह दिया जाएगा उस शब्दों का प्रयोग करके कि हिंद महासागर का जो महाद्वीपीय छज्जा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, उसकी चौड़ाई कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, या उसकी गहराई ढाल कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है। तो होता क्या है महाद्वीपीय छज्जा, ये यहाँ पे नहीं बताएंगे हम। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा यदि आप चाहें लिखना? तो आप यदि मान लो 6 पेज में आंसर लिखना चाहते हैं नितल के बारे में, तो आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, द बेस्ट डायग्राम सेपरेट करके बनाना होगा, ग्राफ बना दो और बता दो कि हम यहाँ ये छज्जे की बात कर रहे हैं इंडियन ओशियन में, किनारे किनारे बना के छज्जा, छज्जे के बाद फिर स्लोप, स्लोप के बाद फिर एबेसल प्लेन, फिर उसमें ट्रंचेज। अब ट्रंचेस के बीच में भी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन, ट्रंचेस के आसपास भी डिजाइन होता है। तो हिंद महासागर का नितल, इसका फॉर्मेट बता देते हैं कि इसमें क्या लिखेंगे।
अटलांटिक महासागर का नितल, इसका फॉर्मेट बता सकते हैं, क्योंकि बताने का तो उसका भी बता सकते हैं, लेकिन वो प्रश्न पूछा ही नहीं आज तक, ना पूछेगा, तो फॉर्मेट बना के क्या फायदा। उसको सीधे जो आप समझे सब लिख डालिए नोट्स में, डायग्राम वायग्राम बना के, वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये तो हो गया सोनी के क्वेश्चन का आंसर, सोनी हांसदा। अब हम बात कर लें नितल पे, महासागर का और अटलांटिक और इन दोनों के नितल का। पिछले क्लास में हम आपसे चर्चा कर रहे थे अटलांटिक के बारे में, काफी विस्तार से बताया था। महासागर जो अटलांटिक है उसका इंट्रो हमने दे दिया था पिछले क्लास में आपको, और इंट्रो में हमने बताया था कि जो अटलांटिक महासागर है उसको अंध महासागर भी कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा बड़ा महासागर है। और एक और पॉइंट हमने बताया था आपको कि ये प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का आधा है। यानी प्रशांत महासागर यदि 16.5 है तो ये 8.2 है। ठीक है, 820 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ ये एक ऐसा महासागर है जो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक जुड़ा हुआ है। दोनों पोल को जोड़ने वाला ये महासागर है। पिछले बार इंटरव्यू कह रहा हूं, दिमाग में अभी तक इंटरव्यू चल ही रहा है। पिछले बार इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, ये भी बताया था कि अंग्रेजी के एस के आकार का है, और साथ में ये बताया था कि इसका प्रवाह जो है एक महाद्वीप नहीं बल्कि 4 महाद्वीपों के बीच में होता है। 5 महाद्वीप नहीं, 4 ही कहेंगे, 5वां तो फिर वो सदर्न ओशियन आ जाता है। 4 महाद्वीप के बीच में इसका प्रवाह होता है। और चौड़ाई ज्यादा कहां है तो दक्षिणी गोलार्ध में, कम कहां है इक्वेटर पर। दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा दक्षिणी गोलार्ध में चौड़ाई ज्यादा है। और ये भी बतलाया था मैंने कि जो अटलांटिक महासागर है उसको ब्लाइंड ओशियन क्यों कहते हैं, अंध महासागर क्यों कहते हैं। अटलांटिक शब्द कहां से आया था, अटलांटस से। इमेजिनरी माना जाता है कि एक आइलैंड, एक बहुत बड़ा आइलैंड था, द्वीप था, महाद्वीप कहिए, पूर्व का महाद्वीप था पहले का जो डूब गया। अटलांटस बहुत डेवलप्ड था। ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है, पूरी तरह से इसका प्रमाण उपलब्ध नहीं। उसी के आधार पर, उस माइथोलॉजिकल स्टोरी के नाम आधार पर बना दिया गया इसको अटलांटिक, अटलांटस से बना अटलांटिक। कुछ ज्योग्राफर मानते हैं कि इसमें सच्चाई है, बट उसका कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं मिला है। अब आप ड्राइंग बनाना सीख लीजिए। अटलांटिक महासागर का ड्राइंग बहुत जरूरी है बनाने, सीखना आपको। ड्राइंग बनाने आज हम सबसे पहले सिखा दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आप भी अपने कॉपी में मेरे साथ शुरू हो जाइए। एक बॉक्स लीजिए, बॉक्स बहुत जरूरी है। ये मैंने अटलांटिक महासागर बनाने के लिए एक बॉक्स ले लिया। जान के थोड़ा छोटा लिया, उधर हिंद महासागर का ही बनाएंगे। और इसके अंदर हमें सबसे पहले तो इक्वेटर ले लेना है बीच में, जो बहुत जरूरी है। ये मैंने इक्वेटर ले लिया। अब देखिए 4 कॉन्टिनेंट बनाना है हमें। इक्वेटर पर हम किसको ले लिए, एकदम इस किनारे पर हमने वो डब्लू वाला सीन याद है आपको, डब्लू बना लिया और डब्लू को आगे ले गया कुछ दूर तक। ठीक है, थोड़ा एक बात का ख्याल और रखना है हमें कि पूरा कैरिबियन सी दिखा दें, तो डब्लू को इसके लिए आगे और आगे लाना होगा।
हमने W को थोड़ा आगे ले आया यहाँ पे, ये रहा W। अब आगे हमने यहाँ पे वो माराकाइबो झील बनाया, मेरिडा पेनिनसुला बनाया, फ्लोरिडा पेनिनसुला बनाया, और सेंट लॉरेंस बनाया, लेब्राडोर बनाया, और बे ऑफ हडसन बना के इधर छोड़ दिए। इस तरफ हमने ये ब्राजील वाला भी बनाया, और ये वो रियो डी ला प्लाटा बनाने के बाद हमने नीचे दक्षिण अमेरिका का वो पोर्शन बना दिया, जो नीचे आइलैंड की तरह आता है ना, जहाँ पे टेरा डेल फ्यूगो आता है, और फॉकलैंड बना दिया। इस तरफ यहाँ हमने लैब्राडोर के ऊपर बफिन बना दिया, इधर विक्टोरिया बना दिया, और ये ग्रीनलैंड बना दिया, ये आइसलैंड बना दिया, ये न्यू फाउंडलैंड बना दिया। दिख रहा है ना आप सबको? देखना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरफ का काम कंप्लीट हो गया। ये जो था काम, ये बेसिकली उससे रिलेटेड था हमारा। ये भूमि का टुकड़ा है भाई। अब अपोजिट साइड में उस तरफ हम जा रहे हैं। इस तरफ हमको पता है कि अफ्रीका जो है वो कर्क रेखा भी अफ्रीका से गुजरती है, विषुवत भी और मकर भी। तो अफ्रीका को थोड़ा ऊपर ही हम बना लिए। गैबोस और सिड्रा याद होगा, जिब्राल्टर याद होगा, सियरा लियोन याद होगा। और फिर नीचे ये केप टाउन वाला पार्ट याद होगा। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही इधर आ गया। थोड़ा हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि मेरा फोकस किस पे है। हमारा फोकस है कि हम किसको बनाएं, अटलांटिक ओशियन को। तो ज्यादा फुटेज किसको देंगे? अटलांटिक ओशियन को ही देंगे। तो बाकी चीजों को थोड़ा मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, और आधा ही बनाएंगे अफ्रीका। अफ्रीका हमने जान के आधा बनाया। और फिर यूरोप वाला जो पोर्शन है उस पे भी हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा फोकस करें कि मेरा अटलांटिक उभर के सामने आए। ठीक है, बस हो गया मेरा यूरोप का काम। और इटली भी बनाने की आवश्यकता नहीं है ऐसा, इंग्लैंड बना देंगे। ठीक है, अब ग्रीनलैंड हमारा जो है थोड़ा करेक्ट नहीं बना, क्योंकि स्पेस जो है हमको ज्यादा चाहिए था अटलांटिक के बीच में। इसलिए ग्रीनलैंड को ऐसा बनाएंगे जो लगे कि हाँ ग्रीनलैंड बीच में बड़ा सा एरिया है, और ये आइसलैंड है। अब ये बीच का जो पोर्शन दिख रहा है कलरफुल, जान के कर दिया ताकि आपको दिखाई दे। ये रीजन साफ दिख रहा होगा कि सबसे कम जो चौड़ाई है वो इक्वेटर पे दिखेगा। ठीक है, इक्वेटर पे हम थोड़ा सा और डिजाइन बना देंगे कि ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सबसे कम डिस्टेंस वाला है। ठीक है, और नीचे जो ज्यादा चौड़ाई जो दिखेगा वो ये जो पोर्शन है, यहाँ यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा दिखेगा इस तरफ। हम तो खैर मैनुअल बनाए हैं तो थोड़ी बहुत अशुद्धियां हो सकती है। आपको क्या करना है कि ओवरऑल इसको जो बीच वाला लुक देना है, ये लगना चाहिए कि ऐसे करके ऐसे हुआ है, एस के आकार का। ठीक है, ये एस के आकार का क्यों लगता है? इसके बीच में जो मिड ओशियनिक रेंज बना है वो, तो जो हमने चित्र बनाया, ये चित्र जो है
ये अटलांटिक ओशियन का हमने चित्र बनाया और ये आपको भी प्रैक्टिस करना है ऐसा चित्र बनाने का, इससे बेहतर बनाना है आपको। अटलांटिक महासागर बनाने के बाद लुक कैसा आना चाहिए कि आप तो कलर करेंगे नहीं, ब्लैक एंड ये व्हाइट ही रहेगा, तो इसमें आप ज्यादा कलाकारी नहीं करना, बस लाइनिंग खींच देना और ये पोर्शन दिखला देना। ओशियन करंट बनाते समय भी इस तरह का डायग्राम काम आएगा। और नॉर्मल यदि अटलांटिक ओशियन पूछा है नितल, तो नितल में अब बीच में क्या करना होगा नितल में, वो मैं बताता जाता हूं, समझते जाना। पहले सबसे पहले पहला पॉइंट लिख देंगे कि एस आकार का क्यों बोलते हैं अटलांटिक महासागर को। इसका कारण इसके बीच का मिड ओशियनिक रिज है। ठीक है, किनारे के जो सागर हैं उनको भी पहचान लो, कहां कौन सागर है। यहाँ पे एक सागर है, इसका नाम है नॉर्थ सी। यहाँ पे एक सागर है, इसका नाम है बाल्टिक सी। ऊपर एक सागर है, इसका नाम है नॉर्वेजियन सी। इधर एक सागर है, इसका नाम है कैरिबियन सी। तो ये सारे तो इसके सागर हैं जो इसके आसपास तटीय क्षेत्र में है। नीचे लिख, आप नोट कर लीजिए कुछ पॉइंट्स की, कितने पॉइंट्स में आप इसको डिफाइन करेंगे। सेम वही सारा बेसिक पॉइंट्स होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, इसमें दो नए पॉइंट जुड़ेंगे। एक बेसिन, हर एक महासागर का अपना एक बेसिन होता है। बेसिन मतलब गड्ढा जगह, जो पूरे महासागर में कुछ एरिया जो है, पर्टिकुलर एरिया गड्ढा ज्यादा होता है। तो जो गहरा वाला पार्ट है, जहां जहां पे जहां गहराई ज्यादा है, और ये गहराई क्यों बनता है, रिज के कारण। रिज क्या करती है, बेसिन का निर्माण करती है। रिज के कारण ही, मान लीजिए एक महासागर एक पॉट की तरह है, उसके बीच में रिज उग गया, तो गड्ढा, दो गड्ढा हो गया ना दोनों तरफ। तो रिज के कारण, उग गया मैंने राइज हुआ, रिज बनने के कारण, कटक बनने के कारण, जो तली है हिंद महासागर की, हिंद महासागर की जो तली है, उसमें कई छोटे छोटे बेसिन्स क्रिएट हो जाते हैं। हो गए हैं, हो जाते नहीं, हो गए हैं। तो ये जो बेसिन्स है, ये एक अलग से पॉइंट जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ेगा, और आगे और भी जो हिंद महासागर भी पढ़ेंगे उसमें भी जुड़ेगा। तो कितने पॉइंट्स हैं जिसके अंतर्गत आपको इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले आप फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रो देंगे। इंट्रो में इसका नाम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका एरिया, क्षेत्रफल उत्तरफल जो भी है, अलग पैसिफिक से क्या इसका पोजीशन है कि सेकेंड लार्जेस्ट है। हम अभी हिंद की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अटलांटिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अटलांटिक महासागर की बात हो रही है। तो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, अटलांटिक महासागर के नितल का विवरण प्रस्तुत करें। एक्सप्लेन द ओशियन बॉटम ऑफ द बॉटम ऑफ द अटलांटिक ओशियन, एक्सप्लेन द बॉटम ऑफ द अटलांटिक ओशियन। तो सबसे पहले इंट्रो, इंट्रो में इसकी जो भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, नाम, एरिया, क्षेत्रफल, विस्तार, जो भी कुछ यूनिक फीचर्स जितने भी हैं सब बता देंगे। ठीक है, इंट्रो के बाद आएगा इसके नितल, और इंट्रो के जस्ट बाद डायग्राम बना दीजिए। ऐसा इंट्रो के जस्ट बाद आप डायग्राम बना दीजिए, और डायग्राम जो है बहुत अच्छी लेवलिंग होनी चाहिए। मतलब लेवलिंग इन द सेंस, यहाँ इसमें यूरोप लिखा होना चाहिए, यहाँ अफ्रीका लिखा होना चाहिए, ग्रीनलैंड, यहाँ नॉर्थ अमेरिका शॉर्ट में, यहाँ साउथ अमेरिका, ऐसे यानी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप यदि छोटा सा कहीं से इक्वेटर लिख दें तो और मजे की बात है। यानी जहां तक पॉसिबल लेवलिंग है वो लेवलिंग आप कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद जब लेवलिंग कर लिया आपने, लंबाई चौड़ाई, कहाँ ज्यादा लंबाई है, कहाँ कम लंबाई चौड़ाई है, ये सब लिख दिया इंट्रो में। और डायग्राम भी इंट्रो के जस्ट बाद डायग्राम, हमेशा कोई आंसर डायग्राम से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, आफ्टर इंट्रो ही डायग्राम दीजिए। ठीक है, आफ्टर इंट्रो डायग्राम दे दीजिए तो ज्यादा बेटर है। इफ पॉसिबल या फ्लो चार्ट दे दीजिए कि क्या आंसर का आपका प्रारूप रहेगा आगे। इसके बाद आप नीचे लिख सकते हैं कि अटलांटिक ओशियन का जो अटलांटिक ओशियन का जो बॉटम है, उस बॉटम को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, या फिर
निम्नलिखित पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिर आपका काम यहां से शुरू होगा, और वो काम, पहला पॉइंट यहां से शुरू होता है आपका, और वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ या शेल्फ्स जो लिखते हैं, तो महाद्वीपीय मग्न तट भी कहते हैं इसको, महाद्वीपीय छज्जा भी कहते हैं इसको। छज्जा मत लिखिएगा, उतना थोड़ा टेक्निकल नहीं लगता है। हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो मग्न तट लिखिए, या अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं तो सीधे के सीधे आप यहां पे वो लिख सकते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। आप बताएंगे कि अटलांटिक महासागर के दोनों ही तटों पर विस्तृत रूप में फैला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसकी जो चौड़ाई है कहीं कहीं 80 किलोमीटर से ज्यादा है, 80 किलोमीटर से भी ज्यादा है। एवरेज चौड़ाई जो है मिनिमम 2 से 4 किलोमीटर है, एंड मैक्सिमम मोर देन 80 है। कहीं ज्यादा चौड़ाई है, कहीं कम चौड़ाई है। और इसकी जो चौड़ाई है, खास करके जो उत्तरी गोलार्ध में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी चौड़ाई कम है। किसकी? मग्न तट की चौड़ाई। जब आप मग्न तट की बात करेंगे ना, तो फट से वो वाला डायग्राम इसमें अलग से डाल देंगे, नीचे लिख देंगे वही अटलांटिक ओशियन, मग्न तट या कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ अटलांटिक ओशियन। और जब यहां पे आप ऐसे बना रहे होंगे और नीचे ढाल बनाएंगे, एबेसल प्लेन बनाएंगे और ट्रंच बनाएंगे, रिज बनाएंगे, और ऐसे करके आगे ले जाएंगे, ठीक है, और उधर बंद नहीं करेंगे, ऐसे ओपन छोड़ देंगे। और ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इसको थोड़ा सा चिन्हित कर देंगे, ठीक है, इसको चिन्हित करके यहीं पे लिख देंगे महाद्वीपीय मग्न तट। ये थोड़ी सी नक्काशी है, हालांकि कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप यदि बना देते हैं तो अच्छा है, नहीं बनाते हैं तो भी अच्छा है। इतना बना देंगे और इसमें एक्सप्लेन भी कर देंगे कि जो अटलांटिक महासागर का मग्न तट है, दोनों ही तटों पर, इधर भी तट होगा और आगे चलकर इधर भी तट होगा ना भाई, कौन? पूर्वी तट और पश्चिमी तट। आप चाहें तो दोनों तरफ से ऐसे बना भी सकते हैं, ये भी मग्न तट ही है, तो इधर भी मग्न तट बना सकते हैं आप। ये पूरा रीजन मग्न तट है। तो मग्न तट में दो बातें बतानी कि कितनी चौड़ाई है मग्न तट की। तो हमने बताया कि अधिकतम 80 किलोमीटर तक चौड़ा है, कम नहीं है, ये बहुत है। 80 किलोमीटर, कहीं कहीं 80 किलोमीटर से अधिक है। और न्यूनतम 2 से 4 किलोमीटर, कुछ स्थानों पर 2 से 4 किलोमीटर चौड़ाई है, कुछ स्थानों पर 80 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ाई है। अधिकतम और न्यूनतम चौड़ाई की बात जब आप कर लेते हैं, तो फिर आपको डिग्री बताना होगा, ढाल, ढाल कि ढाल कैसा है। तो अटलांटिक महासागर के छज्जे की जो ढाल है, मग्न तट की जो ढाल है, वो ढाल उतना ज्यादा तीव्र नहीं है। अटलांटिक महासागर के मग्न तट की ढाल उतनी तीव्र नहीं है, ठीक है, औसतन है। औसतन मतलब जो सामान्य ढाल होती है मग्न तट की, 1 डिग्री से 3 डिग्री, तो वैसे ही यहाँ पे भी जो अटलांटिक महासागर का मग्न तट है, उसका औसत ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री तक ही है। और ठीक है, यानी ढाल मंद है, ढाल तीव्र नहीं है, ढाल मंद है। तो बस ये लिख देंगे भाई, अटलांटिक महासागर की जो औसत ढाल है वह कितना है, 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच है। एक और पॉइंट लिखेंगे जो आपको वहां पे सविंद्र सिंह में वहां नहीं मिलेगा, जहां अटलांटिक ओशियन है, वो पहले कहीं लिख दिया है कि अटलांटिक महासागर के टोटल एरिया का 13.3% भाग जो है, 13.3% भाग जो है, वो मग्न तट है। ये प्रशांत महासागर से, ठीक है, ज्यादा है, और हिंद महासागर से भी ज्यादा है। यानी दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने भी महासागर, यानी पांचों महासागरों में
मग्न तट के मामले में जो एरिया टोटल एरिया ऑफ द अटलांटिक ओशियन का 13.3% भाग 13.3% of the total area of the Atlantic Ocean is continental shelf. 13.3% है, इसके अपने एरिया का 13.3% जो है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। और ये परसेंटेज काफी बड़ा परसेंटेज है, बिकॉज इस मामले में प्रशांत महासागर मात्र 8% पे है। 8% भाग टोटल एरिया ऑफ प्रशांत पैसिफिक ओशियन ऐसे बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसका परसेंटेज कम है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। तो प्रशांत महासागर में मात्र 5.7% ही है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और इंडियन में तो और भी कम है, 4.2। टोटल एरिया ऑफ इंडियन ओशियन का मात्र 4.2% पार्ट ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ के रूप में मिलता है। रेस्ट पार्ट जो है मैक्स, तब क्या ज्यादा है, यदि कहीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा है तो वहां प्लेन कम होगा, एबेसल प्लेन कम होगा, और कहीं पर यदि कॉन्टिनेंटल शेल्फ कम है तो एबेसल प्लेन ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ा समुद्री मैदान, अगाध समुद्री मैदान, या फिर आप कह सकते हैं गंभीर सागरीय मैदान, या आप कह सकते हैं कि डीप ओशियनिक प्लेन प्रशांत के पास है सबसे बड़ा समुद्री मैदान। यानी समुद्री मैदान ज्यादा बड़ा है प्रशांत महासागर में और हिंद महासागर में, इसका मैदान छोटा हो गया है। किसका? अटलांटिक ओशियंस का जो समुद्री मैदान है उसका एरिया कम है, लेकिन यहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया ज्यादा है। तो ये पॉइंट लिखेंगे तो अच्छा फील आएगा। कॉम्पैरेटिव अप्रोच दिखना चाहिए तुलना करते हुए। तो देख लिया आपने अटलांटिक ओशियंस को। अटलांटिक ओशियन में अभी आपने सिर्फ मग्न तट देखा। मग्न तट में आपने देखा कि कहीं पर इसकी चौड़ाई ज्यादा है, कहीं पर चौड़ाई इसकी कम है। कुछ स्थानों पर तट के पास, जो समुद्री तट है, समुद्री तट के पास कुछ स्थानों पर हमें पर्वत भी देखने को मिलते हैं। जैसे अफ्रीका के तट पर पर्वत मिलते हैं, जो केप टाउन है, केप टाउन, वो जो रीजन है केप फ्लोरिस्टिक रीजन केप टाउन में, वहां पे पर्वतीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र जो अफ्रीका का है, सदर्न टिप, दक्षिणी भाग, वो पर्वतीय है। इसी तरीके से दक्षिण अमेरिका का भी कुछ सेक्शन जो है ब्राजील के पास, वो पर्वतीय है। तो कई जगहों पे ये पर्वतीय क्षेत्र है, और कहीं कहीं सकड़ा भी है। सकड़ा मतलब जो ब्राजील है और अफ्रीका का वो पार्ट है, वहां काफी सकड़ा है। ये वाला पोर्शन जो देखेंगे हमने, थोड़ा ये वाला पोर्शन, ये सबसे सकड़ा पोर्शन, इसके कंपेयर में ये पोर्शन ज्यादा चौड़ा है। ये पोर्शन सेकेंड नंबर पे, ये 5000 से ज्यादा किलोमीटर चौड़ा है, ये 4000 से ज्यादा किलोमीटर चौड़ा है, और ये कम है, 2.5 किलोमीटर, मतलब 2500 से ज्यादा चौड़ा है। यानी बीच में सकड़ा हो जाता है, और ऊपर और नीचे ये जो है चौड़ाई बढ़ जाती है। नीचे ज्यादा चौड़ा है और ऊपर वाला क्षेत्र जो है कम चौड़ा है। तो कुल मिलाकर के आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कमाल है भाई, कलर ही भग जाता है। क्यों भग जाते हो? अगले पॉइंट पे आते हैं हम, आपसे चर्चा कर लें अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। आपको, हमको लगता है याद भी हो गया होगा और आप लिख भी लेंगे। चौड़ाई लिखना है और क्षेत्रफल लिखना है, परसेंटेज लिखना है, और साथ ही साथ ये भी लिखना है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, महाद्वीपीय छज्जा जो है, ज्यादा विस्तृत चौड़ाई न्यू फाउंडलैंड के पास है। ब्रिटिश द्वीप जिसको डागर बैंक कहते हैं, और न्यू फाउंडलैंड जिसको ग्रैंड बैंक कहते हैं, दैट रीजन इज वेरी रिच रीजन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जहां पे भी महाद्वीपीय छज्जा ज्यादा चौड़ा होगा वहां मछली का उत्पादन ज्यादा होगा, क्योंकि मछलियां डीप सी में रहना पसंद नहीं करती है, क्योंकि वहां भोजन नहीं मिलता, अंधकार होता है।
तो मछलियां छज्जे पर रहना पसंद करती है। मछलियों को बहुत मोहब्बत है किससे? छज्जे से। ज्यादातर जो समुद्री जीवों की मौजूदगी होती है इन छज्जों पे होती है कई कारणों से। एक तो यहाँ पे सैलिनिटी कम होती है क्योंकि तटीय क्षेत्र की नदियां, महाद्वीपीय नदियां यहाँ आके गिरती हैं, इसलिए सैलिनिटी कम होती है का अपेक्षाकृत। दूसरा, सनलाइट यहाँ इजिली अवेलेबल हो जाता है और उसके कारण प्लैंक्टन्स बहुत मिलते हैं। तो दुनिया के दो बड़े मछलियों के बैंक, एक का नाम है ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक दुनिया का सबसे बड़ा मछली का बैंक है। ये यही न्यू फाउंडलैंड में मिलता है, क्योंकि न्यू फाउंडलैंड के पास जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसकी चौड़ाई ज्यादा है। इसी तरह इंग्लैंड के पास यहां पे डागर बैंक मिलता है। यहां भी समुद्री तट की चौड़ाई ज्यादा है। और समुद्री तट मतलब ये महाद्वीपीय मग्न तट बोलिएगा, छज्जा। छज्जों की चौड़ाई इन दो जगहों पर बहुत ज्यादा है, ग्रैंड बैंक के पास और साथ ही साथ डागर बैंक के पास, ब्रिटिश द्वीप डागर बैंक के पास। तो विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट यहां मिलने के कारण और साथ ही साथ लैब्राडोर नाम की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम नाम की गर्म जलधारा, दो जलधाराएं, दोनों विपरीत गुणधर्म वाली जलधाराएं यहां मिलती हैं एक दूसरे से। और इन जलधाराओं के मिलने से क्या होता है, यहां पे पानी ना ज्यादा गर्म रहता है और ना ही ज्यादा ठंडा रहता है, यानी एवरेज टेम्परेचर होता है। इसलिए यहां फिश बहुत ज्यादा है अवेलेबल, फिश बैंक डेवलप हो रखा है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की चौड़ाई ज्यादा कहां है? न्यू फाउंडलैंड के पास काफी चौड़ा है, डागर बैंक के पास काफी चौड़ा है, और इन क्षेत्रों में इसकी चौड़ाई ज्यादा होने का लाभ मिला है कि यहां पे फिश बैंक डेवलप हो पाया है। इसके अलावा ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मग्न तट भी काफी चौड़े हैं। और सकड़े जो आइलैंड हैं, जहां कहां पर सकड़े कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, ज्यादा चौड़ा नहीं होता कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कहां पे? जहां तटीय क्षेत्र में पर्वतों की उत्पत्ति हो रखी है वहां पर मग्न तट जो हैं कम चौड़े पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश बोल रहा हूं, आंध्र महासागर के मग्न तट जो हैं, आंध्र महासागर के जो मग्न तट हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द अटलांटिक ओशन है, वो इसके मार्जिनल सी में भी काफी विस्तृत हैं। अब मार्जिनल सी कहां है? कौन किसको कहेंगे मार्जिनल सी? तो मार्जिनल सी का मतलब हो जाता है जो कैरिबियन सी आप देख रहे थे यहां पे, ये मार्जिनल सी है। या फिर इस तरफ आप यहां पे नॉर्थ सी देख रहे थे। इसके अलावा फ्रांस के पास विस्को की खाड़ी देख रहे थे। तो विस्को की खाड़ी हो या फिर जो नॉर्थ सी हो इंग्लैंड के पास, या कैरिबियन सी हो, इन सारे सागरों को मार्जिनल सी कहते हैं। इसके अलावा हडसन की खाड़ी जो है वो भी अटलांटिक ओशियन का मार्जिनल सी है। बाल्टिक सागर भी अटलांटिक ओशियन का मार्जिनल सी है। भूमध्य सागर या रूम सागर जिसको कहते हैं वो भी अटलांटिक ओशियन का मार्जिनल तटीय सागर है। एक है डेविस जल संधि ऊपर है जहां पे कनाडा के ऊपर, तो वो भी इसी का हिस्सा है। तो ये जो भी तटीय मार्जिनल सी हैं, कैरिबियन सी हैं, इन मार्जिनल सी में भी जो मग्न तट है, मग्न तट पर ही ये मार्जिनल सी स्थित हैं। अटलांटिक महासागर के मग्न तट का विस्तार इन मार्जिनल सी में भी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के ज्यादा पॉइंट मैंने जान के बता दिया। ये मार्जिनल सी आइलैंड में भी रिच हैं, यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के तटी किनारे वाले पार्ट में जो डीप सी और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बीच का हिस्सा है, वहां आइलैंड्स भी बहुत बने हैं, जैसे क्यूबा, जमैका, प्यूर्टो रिको, डोमिनिकन रिपब्लिक,
डोमिनिकन रिपब्लिक है, और इसके अलावा हैती, एंटीगुआ, बाराबोसा, बारबाडोसा, ग्रेनेडा, ट्रिनिडाड टोबैगो। तो जो आइलैंड्स जितने भी आप देखते हो, चाहे न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है या फाकलैंड आइलैंड है, पूरे इंडियन ओशियन में जो भी आइलैंड है, चाहे कैनारी आइलैंड है, सेंट हेलेना आइलैंड है, ठीक है, ये सारे के सारे आइलैंड जो है अटलांटिक ओशियंस के अंदर, ये सब कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही डेवलप हैं। तो इतनी बातें लिख सकते हैं कि केप वर्दे आइलैंड भी है। आप चाहें तो इस मानचित्र में उन सारे आइलैंड्स का लोकेशन भी दिखा सकते हैं यदि आपके पास समय हो तो, लेकिन ये आपके समय पर डिपेंड करता है। ज्यादा सजने का कोई अंत नहीं है, ठीक है। 500 में भी ब्यूटी पार्लर वाली सजा देती है, और यदि 5 लाख भी दोगे तो भी वो बोलेगी अभी भी बहुत सारा आइटम हमारा बाकी है। वही वाली बात है कि आंसर्स को कितना सजाना है ये डिपेंड करता है कि तो आपका बजट क्या है। टाइम बजट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी बजट, टाइम बजट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि अटलांटिक दुनिया में फेमस है तो मिड ओशियनिक रिज के लिए फेमस है। देखो, जब हम कॉमन फीचर पढ़ रहे थे तो हम स्लोप को भी पढ़ रहे थे, एबेसल प्लेन को पढ़ रहे थे, लेकिन जब हम किसी ओशियंस को पढ़ेंगे वहां स्लोप नहीं पढ़ेंगे, वहां एबेसल प्लेन भी नहीं पढ़ेंगे। जब किसी ओशियन का बॉटम हमसे पूछेगा तो हम सेल्फ तो बताएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेल्फ के बाद हम सीधे आ जाएंगे रिज पे। बेसिन एक नया आइटम यहाँ पे आएगा जिसको हम प्लेन पढ़ा करते थे, दरअसल उसी को हम यहाँ बेसिन के नाम से पढ़ेंगे। जिसको हम अगाध सागरीय मैदान कहा करते थे, उसके छोटे छोटे टुकड़े को अलग बेसिन का नाम दे देंगे। रिज उसको टुकड़े कर देगा। गंभीर सागरीय मैदान को छोटे छोटे पार्ट में कौन बांट देगा? उसके बीच उत्पन्न होने वाले कटक, कटक उसको घेर देगा, एक अलग बेसिन बना देगा, दूसरी तरफ अलग बेसिन बन जाएगा। यानी गंभीर सागरीय मैदान जो हम पढ़ते थे उसी का नाम है बेसिन। एक बच्चे ने हमको मैसेज किया, सर आप बेसिन पर आना भूल गए सर। हम क्या बोलते मासूम को? हम बोले कोई बात नहीं बेटा, आगे पढ़ा देंगे जब आपको अटलांटिक पढ़ाएंगे। आप ठीक से समझोगे तो बेसिन क्या है, द्रोणी जिसको कहते हैं, वो बेसिन वही अगाध सागरीय मैदान है। डीप सी के अंदर जो समुद्री मैदान हम और आप देख रहे थे, उसी समुद्री मैदान का ही एक छोटा छोटा टुकड़ा है बेसिन। और वो बना कैसे? यानी अगाध सागरीय मैदान बेसिन में कैसे कन्वर्ट हुआ? कौन बना दिया उसको बेसिन? चारों तरफ से रिज बन गया तो बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा? बेसिन। जैसे पूरा अटलांटिक ओशियन का यदि उत्तर का भाग देखें, नॉर्थ का भाग देखें, तो दो भाग में बढ़ जाता है। बीच में मिड ओशियनिक रिज, मध्य महासागरीय कटक बनता है। तो मध्य महासागर मान महासागर के मध्य में एक कटक है, तो उसके एक तरफ इधर बन गया बेसिन, इंग्लैंड के तरफ वाला बेसिन, ठीक है, उसका नाम है नॉर्थ। एक हो गया नॉर्थ अटलांटिक ओशियन बेसिन, और फिर दूसरा हो गया स्पेनिश बेसिन। एक स्पेनिश बेसिन हो गया, एक कैनारी बेसिन हो गया, एक केप वर्दे बेसिन हो गया। मतलब बेसिन्स जो क्रिएट होता है बेसिकली वो आइलैंड के आसपास पर आइलैंड बना, मतलब रिज इतना बढ़ गया कि वो पानी के सतह से ऊपर आ गया। कोई कटक यदि बहुत ज्यादा हाइट बढ़ जाए कटक की, कि वो पानी की सतह के ऊपर आ जाए, तो फिर वो कटक कटक नहीं रहता, द्वीप बन जाता है। तो जहां कहीं ऐसे द्वीपों का निर्माण होगा, वहां जो अगाध सागरीय मैदान था, गंभीर सागरीय मैदान था, जो ओशियन की तली के मैदान थे, वो मैदान किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? बेसिन कहलाएंगे। उसी मैदान को हम बेसिन पुकारेंगे। तो जहां जहां आइलैंड्स हैं वहां वहां बेसिन्स बनते हैं। और बेसिन्स को क्रिएट करने में सबसे बड़ा रोल होता है इसके कटक का। तो आप अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इन फीचर है मिड ओशियनिक रिज, अटलांटिक ओशियन का सबसे महत्वपूर्ण फीचर है, वो है मिड ओशियनिक रिज। अब एक बच्चा और था जिसने मैसेज किया था आप लोग में से कि सर
मध्य महासागरीय कटक तो केवल अटलांटिक ओशियन में मिलता है सर, मासूम मेरे। मिड ओशियनिक रिज हर एक महासागर में होता है। तो आप ऐसा मत सोचना कि मध्य महासागरीय कटक जो है केवल अटलांटिक में होता है ना, बिल्कुल नहीं। मध्य महासागरीय कटक वेल डिफाइंड जो दिखता है वो भले ही सिस्टमैटिक दिखता है कहां, अटलांटिक में, इसलिए उसको उसका फीचर मान के पढ़ रहे हैं और उसको पॉपुलर कर दिया हैरी हेस ने। बट इट इज नॉट करेक्ट दैट मिड ओशियनिक रीज इज ओनली इन द अटलांटिक ओशियंस। मध्य महासागर, महासागर के बीच में कटक हिंद महासागर में भी बनते हैं, महासागर के बीच में कटक प्रशांत महासागर में भी बने हैं। यानी मध्य महासागरीय कटक केवल अटलांटिक महासागर का फीचर नहीं है, ये समस्त महासागरों में बनते हैं। हाँ, अटलांटिक महासागर में ज्यादा विस्तृत हैं, वेल डिफाइंड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और बिल्कुल महासागर को दो बराबर भाग में बांट देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं, एकदम मध्य में, बीचों बीच, इसलिए थोड़ा ज्यादा फेमस भी है। यानी टेलीग्राफ पठार नाम है, डॉल्फिन कटक नाम है। तो टेलीग्राफ कटक, डॉल्फिन कटक, बोबिले कटक और चैलेंजर कटक, अटलांटिक का ये जो इंडियन रेज जो है, इंडियन कटक भी है, भारतीय कटक, नाम इंडियन रेज है कहां, अटलांटिक में। तो नाम इंडियन क्यों पड़ा, क्योंकि वो इंडियन ओशियन की तरफ मुड़ गया है थोड़ा, और इंडियन ओशियन में भी मिड ओशियनिक रीज है, उसके क्या नाम है, वहां भी है कालसुबाई कटक, कार्ल्सबर्ग है, कार्ल्सबर्ग, कार्ल्सबर्ग कटक, वो इंडियन ओशियन का कटक। तो मिड ओशियनिक रेज सब जगह मिलते हैं, तीनों महासागरों में दिखते हैं, बट अंतर यह है कि जो अटलांटिक महासागर है उसमें वेल डिफाइंड मिलता है। देखें आपका कमेंट क्या है। ओके, एक बच्चे ने कहा कि सर भूमध्य सागर इसी का भाग है, यानी कि हमारे भाई साहब ने कहा, योगी जी ने। देखिए भूमध्य सागर भी इसका भाग माना जाएगा सीमांत सागरों में, क्योंकि अल्टीमेटली ये कनेक्टेड होता है किससे, अल्टीमेटली ये कनेक्टेड है, ओपन होता है आके इसी में। तो जो जुड़ता है आके वो उसका मार्जिनल सी कहलाता है, ठीक है। किसी ने कहा है आगे, अब या किसने कहा है, अच्छा अभी आनंद ने कहा है। मुकेश का कहना है वेयर इज कन्वर्जेंस गोइंग ऑन ड्यू टू डाइवर्जेंस इन मिड ओशन अटलांटिक रीज। मुकेश कुमार जी, आपको मैं बता रहा हूं कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट है। और प्लेट टेक्टोनिक्स जब मैं पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिपेंड करता है प्लेट्स के मूवमेंट पर, और प्लेट का मूवमेंट बहुत मिस्टीरियस है। इसलिए ज्योग्राफी में कहा जाता है कि प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द न्यूएस्ट कॉन्सेप्ट एंड मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट, एंड रिसर्च इज गोइंग ऑन ओवर इट। नॉर्मली अब तक ये माना जाता रहा है कि अटलांटिक ओशन के बीच में रिज इसलिए बन रहा है क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, दोनों प्लेट एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, इसलिए बीच में मैग्मा जनरेट हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी फाइंडिंग्स आए हैं जहां पे छोटे मोटे एरियाज में कुछ प्लेटें आपस में टकरा भी रही हैं, जिसको कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं, लेकिन वो बहुत नगण्य है। इसलिए ऐसा मान लिया जाता है कि ये जो रीजन है ये डाइवर्जेंस जोन वाला रीजन है, यहाँ प्लेटें डाइवर्ज होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल डाइवर्ज होती हैं, कहीं कहीं कन्वर्जन भी होता है प्लेटों का, क्योंकि अलग अलग प्लेटों की गति अलग है। यदि समस्त प्लेटों की गति देख लो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि कहां पे डाइवर्जेंस है और कहां पे कन्वर्जेंस है।
Just go through with the map of the plates of the earth crust. अर्थ क्रस्ट के प्लेट्स का आप एक मानचित्र देख लो, उसमें आपको क्लियर कट पता चलेगा कि अटलांटिक ओशियन इज फेमस फॉर द डाइवर्जेंस जोन ऑफ द प्लेट, स्पेशली द प्लेट ऑफ यूरेशियन प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकी प्लेट। यूरेशियन प्लेट्स एंड नॉर्थ अमेरिकी प्लेट्स के बीच का जो डाइवर्जेंस जोन है वो फेमस है। बट कुछ माइनर प्लेसेस ऐसे हैं जहां पे देखो, अटलांटिक ओशियन में कई प्लेटों का समागम होता है। नॉर्थ अमेरिकी प्लेट इधर यूरेशियन प्लेट के साथ अलग हो रहा है एक दूसरे से दूर, फिर इधर साउथ अमेरिकन प्लेट है, दूसरी तरफ अफ्रीकन प्लेट है, और नीचे नीचे सबसे नीचे अंटार्कटिकन प्लेट है। अंटार्कटिका का भी तो अपना एक प्लेट है। तो अंटार्कटिका का जो प्लेट है वो अलग एक प्लेट है। और इन सारे प्लेटों की जो गतियां हैं वो बिल्कुल अलग अलग गतियां हैं, और प्लेटें रैंडम मोशन करती है, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। प्लेटों की जो गतियां हैं वो बहुत ही अलग तरीके की गतियां हैं, उसको उसको ब्राउनी मोशन कर सकने की कोई फिक्स्ड कोई पार्टिकुलर मतलब डायरेक्शन नहीं। उसके रिजल्ट के बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि ये हो रहा है तो ये वाला मोशन हो रहा होगा, वो हो रहा है तो वो वाला। यदि वहां पे भूकंप बार बार आ रहा है, ज्वालामुखी फट रहा है, बहुत ज्यादा हलचल ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थक्वेक ज्यादा है, हम मान के चलते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, टकरा रही है प्लेटें, यानी कन्वर्जेंस जोन इन द पैसिफिक ओशियन, इन रिंग ऑफ फायर ऑफ द पैसिफिक ओशियन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। और यदि कहीं पर्टिकुलरली उतना अर्थक्वेक नहीं आ रहा है, उतना वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हो रहा है, लेकिन मैग्मा निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ डाइवर्जेंस हो रहा है। आगे आ जाओ, अगले पॉइंट पे आ जाओ। यदि आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप बाद में बात कर लेंगे हमसे, हम बता देंगे आपको। सो मिड ओशियनिक रिज जो है उसके बारे में हमने बताया आपको कि ये एस आकार का है, उत्तर में आइसलैंड से शुरू होता है और दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है बॉबेट द्वीप, और उसी बॉबेट द्वीप पर खत्म होता है। तो आइसलैंड से लेकर के बॉबेट द्वीप तक, आइसलैंड से लेकर के बॉबेट द्वीप तक जो ये सिस्टम है ये बनता है, ये कटक जो बनता है, ठीक है, इसी कटक को कहते हैं आप, एस आकार का बनता है, ये ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे एस आकार का बनता है। तो जो एस आकार का ये बनता है पूरा का पूरा मध्य महासागरीय कटक, ये आइसलैंड से शुरू होता है और बॉबेट द्वीप तक जाता है, ये याद रखना है। टोटल लंबाई याद रखिएगा 14,400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है, और कहीं भी सागर तल से 4,000 मीटर से नीचे नहीं है। मतलब सागर तल पर निकट भविष्य में, आज से 1,000 साल बाद, ये सागर तट के ऊपर होकर एक बड़े महाद्वीप का निर्माण करेगा, महाद्वीपों का एक सीरीज का निर्माण करेगा ये। लेकिन अभी तत्काल ये सागर तल से नीचे है, इसलिए कटक कहलाता है। कटक का झुकाव कहीं पश्चिम की तरफ है, कटक का झुकाव कहीं पूरब की तरफ है। यह झुकाव डिपेंड करता है, कटक का झुकाव डिपेंड करता है कटक को बनाने वाली जो मैग्मा का जो उद्गम है और मैग्मा की जो क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट, कटक को लेकर के कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सिर्फ कटक के नाम याद रखने हैं कि कटक के अंतर्गत कौन कौन सा पठार प्लेटू जैसा संरचना आता है। और आंसर्स में आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। आप यहां कटक जो बताएंगे, आइसलैंड से शुरू करना है आपने कटक। देखिए, कटक बनाते समय आप एक मोटी लकीर खींचने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, क्योंकि पीटी में भी पूछता है, अक्सर पीटी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा
कहीं कहीं लिखा होगा प्लेटू और कहीं कहीं लिखा होगा राइज और कहीं क्लियर मेंशन करेगा रिज। जब आप मैप देखेंगे तो राइज, रिज और प्लेटू सब के सब मिड ओशनिक रिज का पार्ट। ठीक है। एक जो मेन सबसे फेमस है वो है टेलीग्राफ प्लेटू, ये इधर है। ये जो रीजन है ये टेलीग्राफ प्लेटू का रीजन। मैं आपको डिजिटल जो सैटेलाइट मैप है हम वो दिखाएंगे आपको। और इस तरफ जो एक, इस तरफ भी एक उभार होगा, इसको बोबिले प्लेटू या बोबिले राइज कहा जाता है। ठीक है, बाइबिले बोलते हैं, बाइबिले या बोबिले, तो बाइबिले राइज कहा जाता है। तो टेलीग्राफ पठार ग्रीनलैंड के दक्षिण में है। ग्रीनलैंड के दक्षिण में है टेलीग्राफ नाम का पठार। और जो बॉल्विस है, कहीं बॉबिले या बॉल्विस लिखा होगा, तो बॉल्विस कटक जो है, बॉल्विस है, रियो ग्रांडी है, कई छोटे छोटे कटक हैं। एक एक करके उन सारे कटकों का नाम याद रखिएगा। एक कटक बीच में है इधर ऐसे, ये डॉल्फिन कटक है। ये टेलीग्राफ कटक है, ये डॉल्फिन कटक है। ठीक है, और ये बॉल्विस कटक है। और जब नीचे उतरेंगे डॉल्फिन कटक के बाद, तो जो दूसरा बड़ा सा कटक, बॉल्विस नहीं, ये बॉबिले, ये सॉरी, बॉल्विस नीचे है, बॉबिले कटक है, हम बताएंगे। जब नीचे उतरेंगे इधर से एक कटक यहां से लेके ऐसे करके ऐसे होगा, तो ये जो कटक है ये ऐसे करके एस बनाने वाला कटक, इस कटक का नाम है चैलेंजर कटक। तो चैलेंजर, डॉल्फिन, और एक लास्ट में जो कटक इधर की तरफ एक छोटा सा ब्रांच निकलेगा, इसी में निकलेगा, चैलेंजर में दो ब्रांच निकलेगा। एक इस तरफ ऐसे करके ब्रांच निकलेगा, एक इस तरफ ऐसे करके ब्रांच निकलेगा। तो ये जो कटक है ये है बॉल्विस, अफ्रीका की तरफ आता है, ये बॉल्विस कटक है। और ये जो कटक है ये इंडियन कटक है, भारतीय कटक। इस कटक का नाम क्या था? तो ये चैलेंजर कटक था, चैलेंजर कटक। और ये जो था ये था डॉल्फिन कटक। और ये जो था ये टेलीग्राफ कटक। तो टेलीग्राफ, डॉल्फिन, चैलेंजर, बॉल्विस, इंडियन रेज, ये कटक हैं सबके सब। इन कटकों के नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, बिबिले उभार नाम है इसका, बिबिले कटक। तो बिबिले कटक, टेलीग्राफ कटक, डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक, बॉल्विस कटक, और लास्ट में अटलांटिक इंडियन कटक, अटलांटिक भारतीय कटक। इसका पूरा नाम है अटलांटिक भारतीय कटक, या कहीं कहीं केवल भारतीय कटक लिखा रहता है, इंडियन रेस। तो ये जो रेज हैं सबके सब, ये अटलांटिक ओशियंस में एस का आकार का डिजाइन भी बनाते हैं। और एस आकार के डिजाइन के साथ साथ ये जो रिज हैं ये अटलांटिक में को दो भागों में या कई द्रोणियों में बांट देते हैं। रिज के कारण ही द्रोणियां बनी है। तो रिज का नाम आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सा रिज है। भूमध्य से रेखा के उत्तर में इस कटक को डॉल्फिन कहते हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिण वाले कटक को क्या कहते हैं? चैलेंजर कहते हैं। तो मेनली दो कटक है, डॉल्फिन और चैलेंजर, ये मेन कटक है। बाकी जितने भी कटक बताए हमने आपको, जैसे एक कटक बताया हमने आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच वाले कटक, जिसका नाम बताया बीबिल टॉमसन। ये जो हमने बीबिल बताया, बीबिले या बिबिल, कहीं कहीं केवल बीबिले लिखा होगा, कहीं कहीं बिबिल टॉमसन, एक अंग्रेज के नाम पे इसका नाम पड़ा है, बिबिल टॉमसन कटक। ये आइसलैंड की तरफ है, बिबिल टॉमसन। और जो ग्रीनलैंड के दक्षिण में देखा आपने,
वो टेलीग्राफ कटक है। ग्रीनलैंड के दक्षिण में आपने देखा टेलीग्राफ कटक है। आइसलैंड और इधर ब्रिटेन के बीच से गया जो एक कटक है, ये बीविल टॉमसन कटक है। बाकी इक्वेटर के नॉर्थ में है डॉल्फिन, इक्वेटर के साउथ में है चैलेंजर। तो डॉल्फिन एंड चैलेंजर ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट कटक हैं। और सारे कटकों के नाम आपको हमने कोशिश किया याद कराने का। एक और कटक है जिसका नाम अजोर कटक है। अजोर, अजोर कटक, छोटा सा कटक है अजोर कटक। अजोर कटक कहाँ है अवेलेबल, किसी बच्चे को पता होगा तो बता सकते हैं। हमने एक जगह पढ़ा अभी अजोर कटक। हाँ याद आ गया। अजोर कटक जो है ये अजोर तट के पास है, दक्षिण मध्यवर्ती 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास है। 40 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वहां पे एक छोटा सा कटक है अजोर कटक। ये दरअसल अजोर कटक ये डॉल्फिन का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। मध्यवर्ती जो कटक गया डॉल्फिन, डॉल्फिन का एक छोटा सा टुकड़ा बीच में एक क्रिएट हो जाता है और वो जो ऊपर की तरफ बढ़ता है वही कटक है अजोर कटक। तो अजोर कटक डॉल्फिन कटक का ही एक्सटेंशन है। उसके बाद जब हम भूमध्य रेखा पे नीचे आते हैं सियरा लियोन के पास और आगे की ओर, तो कटक दो भाग में बढ़ता है, एक बॉल्विस कटक, और बॉल्विस कटक के अलावा हमने चैलेंजर कटक देखा। एक और है रियो ग्रैंडी कटक, दक्षिण अमेरिका की तरफ। दक्षिण अमेरिका की तरफ जो एक कटक जाता है इधर, इधर रियो ग्रैंड, यहाँ भी एक कटक छोटा सा बनता है। इस कटक का नाम है रियो ग्रैंडी कटक। बॉल्विस के ठीक अपोजिट साइड में जो कटक बनता है उसका नाम है रियो ग्रैंडी कटक। आंसर लिखते समय इन नामों पे ज्यादा फोकस कर दो, एक्सप्लेनेशन हो गया। नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी इंडियन ओशियन का बॉटम पढ़ रहे हो या फिर हम अटलांटिक का बॉटम पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर जो भी खास करके कटकों के नाम से ही पूरा का पूरा ओशियन बॉटम बड़ा होता है। कटक और गर्त, पहले भी मैंने कभी कहा होगा, कटकों की स्थिति और उसके नाम और उसका गर्त के नाम, गर्त तो कम है, ट्रंचेज कम है, कटक ज्यादा है। तो टोटल अटलांटिक ओशियन में नंबर ऑफ कटक जो है देख लो आप कितना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कटक, 7 कटक, 7 रिज आपको याद रखने। और कटकों का नाम यदि बता दिया, ठीक है। पूरे अटलांटिक ओशियन में अजोर्स का पीको द्वीप, अजोर्स जो बताया अभी हमने आपको, अजोर कटक ऊपर यहाँ पे एक पीको द्वीप नाम का एक माउंटेन है जो सबसे ऊंचा है, सागर तल से भी 7,000 से 8,000 ऊपर खड़ा है पीको द्वीप, ये बता सकते हैं। इसके अलावा रिजेस में बता सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ रिजेस इज कनेक्टेड विद द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, स्पेशली बैगनर, हैरी हेस, आर्थर होम्स, कोवर, इन सभी विद्वानों ने मिलकर के ओरिजिन ऑफ दीज रिजेस को एक्सप्लेन किया है कि इसका ओरिजिन क्यों हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ड्यू टू डाइवर्जेंस मूवमेंट ऑफ द प्लेट के कारण इन कटकों का निर्माण हुआ है, ये रिज बने हैं। लेकिन कभी कभी यह भी माना जाता है कि कन्वर्जेंस जोन की स्थिति में भी यदि वॉल्केनिक इरप्शन ज्यादा हो तो उसके कारण भी कटकों का निर्माण हो सकता है। तो कटक समझ गए होंगे आप लोग, कटक का इंपॉर्टेंस बहुत है। ये कटक क्या है, ज्यादा ग्रोथ के बाद ये कटक ही द्वीप में बदल जाते हैं, और ये कटक समुद्र की जो अथाह गहराई है उसको मैनेज करने में भी काम आते हैं। और इन कटकों पर कोरल की पूरी दुनिया बस जाती है यदि ये थोड़े ऊपर आ जाए। कोरल आइलैंड्स भी क्रिएट होने में ये कटक सहायक हैं। कटक एक न्यू फॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट है, नए क्रस्ट के निर्माण से जुड़ा है कटक। बस इतना काफी है कटकों के बारे में। और मेन इंपॉर्टेंट तो इसका नाम और क्षेत्रफल है। टोटल लेंथ जो है कटकों की 14,400 किलोमीटर है, और डेप्थ जो है कटकों की माना जाता है कि औसतन 4,000 मीटर तक की गहराई है इसकी, इससे ज्यादा गहरे नहीं होते। और सब मिला के कंबाइंडली मिड ओशियनिक रिज कहलाता है। इन सबों को सम्मिलित रूप से मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। समय सीमा मेरी यहीं समाप्त होती है आज की। हमने आपको कटक
और सेल्फ थोड़ा डिटेल किया, आप पढ़ के रखिएगा अपनी तरफ से। जो बच्चा बेसिन पूछ रहा था, बस इन कटकों के काटने से जो पार्ट बच गया तट और कटक के बीच, महा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, places of the bottom of the ocean between continental shelf and these regions are called basin. बेसिन एक गहरा जगह है, एक एबेसल प्लेन का वो हिस्सा है, सागरीय मैदान का वो हिस्सा है जो एक तरफ रिज से घिरा होता है और दूसरी तरफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ से घिरा होता है, और बीच का पोर्शन थोड़ा क्या होता है, बेसिन नुमा होता है, डेप्थ होता है ज्यादा, गहराई उसकी ज्यादा होती है। उम्मीद करता हूं कि बेसिन भी समझ में आया, बस नाम याद रखना है कहां कहां बेसिन। एक लैब्राडोर के पास लैब्राडोर बेसिन है, एक उत्तरी अमेरिका बेसिन है, एक ब्राजील बेसिन है, स्पेनिश बेसिन है, केप वर्दे बेसिन है, गुयाना बेसिन है, अंगोला बेसिन है, और केप बेसिन है, अग्लुआस बेसिन है। 3 4 5 बेसिन का सिर्फ लोकेशन बना के दिखा दोगे, यहाँ यहाँ ये बेसिन है और ये होता है, बस खत्म। आपसे एक छोटा सा आपको होमवर्क दे रहा हूं, यदि आपके पास बुक उपलब्ध है तो। ट्रंच बता दो, बेसिन बता दो, रेज बता दो, और सेल्फ बता दो। यही एक ओशियन बॉटम में लोग ढूंढते हैं, एग्जामिनर ढूंढता है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बारे में थोड़ी चर्चा कर दो, पहले इंट्रोडक्शन दे दो, फिर डायग्राम बना दो, फिर कॉन्टिनेंटल सेल्फ की चर्चा कर दो, और फिर वो भी कॉन्टिनेंटल सेल्फ थोड़ा सा चर्चा करो, ज्यादा चर्चा किसकी, कटक, ट्रंच और बेसिन। कटक, ट्रंच, बेसिन सबका अलग होता है। कटक का नाम अलग होगा, सबका अलग अलग कटक होगा। बेसिन का नाम अलग होगा, ट्रंच का नाम अलग होगा। और ये पीटी में भी काम आएगा, पीटी में पूछता है फलाना ट्रंच किस ओशियन में, फलाना रिज किस ओशियन में, पूछ देगा चैलेंजर कटक किस ओशियन में, डॉल्फिन कटक किस ओशियन में है, इंडियन कटक किस ओशियन में है, ठीक है। या फिर वो टॉमसन, बेबिल टॉमसन कटक किस ओशियन में है, पूछता है। ओजोर कटक किस ओशियन में है, ओशियन पूछ देगा आपको। तो ये थी आज की क्लास, और अब मिलेंगे हम आपसे कल। कल आपको हम ओशनोग्राफी ना पढ़ा करके, एक लॉन्ग टाइम से फरमाइशी चैप्टर है, आप लोग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो हम पढ़ाएंगे कल आपको, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल आपसे।